सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्कोप ऑफ सप्लाई। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मेड और एग्री टू बी मेड। या तो आपने डिस्पोज कर दिया हो या करने वाले हो फॉर ए कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। लास्ट क्लास में हमने आपको गुड्स की मीनिंग बताई थी, सर्विस की मीनिंग बताई थी, कंसिडरेशन, बिजनेस एंड पर्सन। ठीक है, आई होप अभी मैंने आप सबकी डाउट भी ले लिया है, तो आई थिंक अब कोई डाउट नहीं है। तो आगे चलते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब इस लाइन को समझना, सबसे पहले समझो इंपोर्ट क्या होता है। आप में से किसी को पता है इंपोर्ट क्या होता है? बोलो, फ्रीली बोलो। गुड। ये आप जो बता रहे हो, आप जो बता रहे हो, डेट इज एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट होता है कि इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर जितने भी हमारे पास जो भी हमारे पास है ना, यहाँ पे अगर आप इंडिया के बाहर से कुछ भी सामान लेकर के आ रहे हो, इंपोर्ट, इंडिया के बाहर से कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज आप लेते हो, ये कहीं से भी आ सकता है। चाइना से भी आ सकता है, यूके से भी आ सकता है, यूएस से भी आ सकता है, पाकिस्तान से भी आ सकता है, रसिया से भी आ सकता है, फ्रांस से भी आ सकता है, जर्मनी से भी आ सकता है, एनीथिंग। अगर आप कोई भी चीज इंडिया से, बाहर से इंडिया में लेके आते हैं, उसको हम पहले इंपोर्ट बोलते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे गुड्स नहीं लिखा हुआ है। आप भी अपनी किताब में लिख के काट दें गुड्स, यहाँ पे गुड्स नहीं लिखा हुआ है, सबसे पहली बात। सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यहाँ पे लिख देना पर्सनल भी नहीं लिखा हुआ। इट मीन्स कि अगर पर्सनल हो या बिजनेस हो, हमें उस पर टैक्स पे करने पड़ेंगे, जीएसटी पे करना पड़ेगा। सबसे अच्छा एग्जांपल पता है क्या इसका? आप लोग कई बार म्यूजिक देखना, म्यूजिक सुन रहे होते हो, और कोई म्यूजिक को अगर आपको डाउनलोड करना, बाहर की म्यूजिक, इंडिया की नहीं, बाहर की म्यूजिक, वो बोलता है $8 पे करो। ये कोई भी आपको पीपीटी डाउनलोड करना होता है, कोई मैगजीन्स डाउनलोड करने होते हैं, कोई सॉन्ग्स, कोई रिपोर्ट्स डाउनलोड करना होता है, कोई आर्टिकल्स डाउनलोड करने, तो जैसे आप क्लिक करते हो उसके ऊपर, वो बोलता है पे $8 डाउनलोड। सर्विस, सर्विस, सर्विस। देखो वो सर्विस आगे पढ़ाऊंगा, वो एक OIDAR सर्विस में फॉलो करता है। ऑनलाइन, ऑनलाइन डाटाबेस इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज होता है, इतना बड़ा नाम है, जिसमें कि ह्यूमन का इंटरवेंशन एज मच एज लोएस्ट हो। तो आप एक बात बताओ, कोई फोटो डालते हो, ह्यूमन इंटरवेंशन है उसमें, बट इंटरनेट कनेक्टिविटी है बहुत कम है ना, आप कुछ काम करते हो तो क्लिक ही तो करते हो। ठीक है, तो वो हमारा सर्विस होता है। और सर्विस के केस में अगर आप कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हो, तो या बिजनेस पर्पस के लिए हो या पर्सनल पर्पस के लिए, आपको उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब पॉइंट यहां सोचो, अगर कोई बाहर का बंदा कोई अपना आर्टिकल इंडिया में बेचना चाहता हो, कोई सॉन्ग बेचना चाहता हो, कोई मैगजीन बेचना चाहता हो, कोई फोटोज बेचना चाहता हो, तो पहले उसको यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। समझ में आया? तो सबसे पहले पढ़ा था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन। यहाँ पे तीन चीजें ध्यान रखने वाली। सबसे पहले इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो पर्सनल पर्पस के लिए, तो जीएसटी नहीं लगेगा। दोबारा बोल रहा हूँ, सुनो, नोट डाउन कर लेना कहीं पे, मैं इस पे लिख रहा हूँ, बोर्ड का है मेरा। यहाँ पे तीन चार चीजें लिखवा रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। और आप लोग के बुक्स में पता है मैंने एक बढ़िया चीज करा है, क्या है पता है? खाली पेजेस डाले हुए मैंने, हर एक 4-5 पेजेस के बाद वहीं पर नोट डाउन करो खाली पेजेस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर बिजनेस, जीएसटी यस नो?
import of goods for business, import of service for personal purpose, and import of goods for personal purpose. अच्छा, इन सब में ये मान लेता हूँ कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन पे हुआ है, ये मान लेते हैं। ठीक है, अब बताइएगा मुझे, सबके अपने अपने आंसर लिख दीजिए और बता दीजिएगा मुझे, फटाफट नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे मुझे आंसर बताइए, क्या जीएसटी लगेगा, यस नो? किस केस में? ठीक है, ओके, एग्री कर रहे हो? एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में? मैं पूछ रहा हूँ, मैंने आंसर लिखा कहाँ है, बताओ, लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। और थर्ड में? ठीक है, गुड। सबसे पहले देखो, आप अगर आप ये लॉ पढ़ने जा रहे हो आप लोग, तो इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कह रहा है कि अगर आप कोई भी सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे पैसे दो, सॉरी, अगर आप कोई भी सर्विस को इंपोर्ट कर रहे हो और पैसा दे रहे हो, तो वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, आपको सप्लाई है। ठीक है, और सप्लाई तो क्या माना जाएगा? जीएसटी लगेगा। आगे चले, यहाँ तो कोई डाउट है? नोट डाउन कर लिया, ये करना है, कर लिया है, करना है, ओके। अगर देखो, अगर मान लो यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, फॉर बिजनेस, बट कंसिडरेशन नहीं है, देन इंपोर्ट किया बिजनेस के लिए, बट आपका क्या है, कंसिडरेशन नहीं पे किया। लेकिन अभी इस क्लॉज के लिए बोल देता हूँ कि कंसिडरेशन नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा, बट आगे के क्लॉजेस हैं, कह रहे हैं कि आपने, अगर आपने बिजनेस के लिए किया होगा, ठीक है, और कंसिडरेशन नहीं है, तो उस पर जीएसटी पता कैसे लगाते हैं? वो कंसिडरेशन वैल्यूएशन निकाल, वैल्यूएशन मेथड लगा लेते हैं। ठीक है, बट अभी इस क्लॉज के लिए मान लो नहीं लगेगा। देन इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर बिजनेस पर्सनल पर्पस, कंसिडरेशन इसमें भी नहीं है, तो जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, दोनों केस में नहीं लगेगा, मतलब कंसिडरेशन ही नहीं है। लॉ की लैंग्वेज क्या कहता है? कंसिडरेशन होना चाहिए ना, कंसिडरेशन नहीं है तो फिर सप्लाई ही नहीं है। ठीक है, कंसिडरेशन नहीं है तो क्या है? सप्लाई ही नहीं है। आगे चले, ये क्लॉज क्लियर है या ऑल क्लियर है? सबसे पहले ये क्लॉज किस पे लगता है? गुड्स पे लगता है। दूसरा, कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, देखो पहला पॉइंट गुड्स पे सर्विस पे लगता है, दूसरा कंसिडरेशन होना चाहिए, बस, चाहे बिजनेस के लिए चाहे बिजनेस के लिए नहीं। आगे चलते हैं, द एक्टिविटी स्पेसिफाई इन द शेड्यूल थर्ड, सॉरी शेड्यूल वन, मेड और एग्री टू बी मेड विद आउट ऑफ कंसिडरेशन। कह रहा है कि अब ये क्लॉज ऐसा आ गया, कह रहा है कि आपने बिना, अगर आपने बिना कंसिडरेशन के भी सर्विस दिया है, तो भी वो सप्लाई माना जाएगा, और सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा। ठीक है जी, तो शेड्यूल वन पे चले, सबसे लास्ट में आ जाना अपने बुक के, अपने सबसे लास्ट में बताना 14
14 पेज छोड़ दो अपने बुक के पीछे से, क्योंकि 14 पेज आपके आईजीएसटी के हैं। पीछे के 14 पेज छोड़ दो, और उससे 3 पेज पहले शुरू होता है शेड्यूल 1 2 3। पेजेस देखना उड़ ना जाए, क्लिप निकाल रहे हो तो पेजेस ना उड़ जाए, ध्यान। ये रहा, मिला। मिल गया। अब तक आप लोगों को ये बताया गया है ना कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, गुड्स, सर्विसेज, कंसिडरेशन। सप्लाई होने के लिए कंसिडरेशन मेन पार्ट था, याद है, और बिजनेस में होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। कह रहे कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई है, और सप्लाई है तो जीएसटी है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कौन कौन से ऐसा है जिसपे कंसिडरेशन तो नहीं है बट सप्लाई माना गया है। पहला पॉइंट, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल ऑन सच एसेट्स। कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा एसेट्स जिसको आपने परमानेंट डिस्पोज ऑफ कर दिया, जमीन में गाड़ दिया, तो जीएसटी बोल रहा है अगर आपने परचेज करते टाइम इसका आईटीसी लिया था, हाँ जी लिया था, तो अब आपने इसको या तो बेच दिया, या अपनी बेटी को दे दी, या अपने रिश्तेदार को दे दिया, या अपने दोस्त को दे दिया, या आपने इसे जमीन में गाड़ दी, या कैसे भी ट्रांसफर किया आपने, हम इसमें जीएसटी चार्ज करें। नॉर्मली क्या होता है कि बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस एसेट्स क्या होता है, जैसे कार ले लिया बिजनेसमैन ने, वैसे कार में तो आईटी से अलाउ नहीं होता, बट चलो दूसरे एग्जाम्पल ले तो एसी ले लिया, एसी ले लिया बिजनेस के नाम पे, और उसको फिर अपने घर में लगा लिया, तो अल्टीमेटली बिजनेस तो डिस्पोज ऑफ हो गया। तो कहता है आप इसको सेल मानो और उस पर टैक्स पे करो। इसी क्लॉज को बचाने के लिए किया गया है। या कोई भी एसेट्स पुराना हो गया, तो कई बार क्या होता है पुराना होने के बाद उसको बिजनेस से बाहर हटा देते हैं, तो कहते हैं अगर आपने हटा दिया ना, आप टैक्स पे करो, हमें नहीं मतलब किसी भी चीज। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 when made in the course and furtherance of business। अब देखो सबसे पहले ये बोल रहा है कि अगर आपने सप्लाई किया रिलेटेड पर्सन के बीच में और बिटवीन डिस्ट्रिक्ट पर्सन, डिस्ट्रिक्ट पर्सन मतलब पता क्या होता है, जीएसटी में ना स्टेट वाइड जीएसटी है। अगर मेरा कोई दुकान, मेरा कोई बिजनेस, मेरा कोई फैक्ट्री बिजनेस, मेरा कोई कंपनी दिल्ली में है और मैंने एक और ब्रांच खोला है किसी और स्टेट में, तो ये दोनों आपस में डिस्ट्रिक्ट पर्सन होंगे। सेम मैंने
या जो आपने 14% पढ़े थे, उस 14% में कंपनी भी आती है, एलएलपी भी आता है। जैसे हमारा एलएलपी है, हम ऑल ओवर इंडिया 14 जगह पे है। हमारी जो फॉर्म है तरुण गांधारी कंपनी एलएलपी सीए फॉर्म, वो ऑल ओवर इंडिया 14 जगह पे है। तो जो 14 जगह है ना, वो आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन है। अगर हमने कोई भी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, अब मान लो किसी ब्रांच को जरूरत है वहां पे, मैं जाता हूँ 2 दिन काम करके आ जाता हूँ उनके भी हाथ उस, बट मैं चार्ज नहीं करूंगा। क्यों? वो तो अपना ब्रांच है, मैं उनसे थोड़ी चार्ज करूंगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलता है कि अगर आपने कोई भी ऐसी सर्विसेज दी है या ऐसा गुड्स दिया है अपने ही ब्रांच को, किसको? डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब अपना ब्रांच को, और रिलेटिव पर्सन। अगर यहाँ पे ये बात करा किसी अपने रिलेटिव को दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, ले जाओ भाई, या किसी कंपनी के डायरेक्टर को दे दिया, कंपनी के पार्टनर को दे दिया, कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है भाई ये चार्जेबल है, इस पर टैक्स लगेगा। ठीक है जी, क्लियर है? आगे, प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 तक, 50,000 तक का गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं है। आगे चलते हैं, 50,000 तक के गिफ्ट पे कोई टैक्स। और ये लाइन ना पढ़ भी लिया करना। सप्लाई ऑफ गुड्स, अब ये कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, वेयर एजेंट undertakes to supply the such goods on behalf of principal। कह रहा है कोई भी गुड्स आपने, प्रिंसिपल और एजेंट मतलब समझते हो क्या होता है? नहीं समझते हो पूछ सकते हो, बता देता हूँ। नहीं समझ में आता? देखो, प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब क्या होता है? सपोज करो कि कि किसी भी गुड्स का मालिक मैं ही हूं, बट मैं एक बंदा ऑथराइज कर देता हूं इसको बेच दे। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बट बिल्डर्स पे जीएसटी लगता है ना। देखो, पीछे एलईडी रखा हुआ, क्या बोलते हैं, एलईडी एलसीडी एलईडी जो भी है, जिसको मुझे बेचना था, मैंने अपने एजेंट को ऑथराइज किया, मैं बोला तू बेच दे, उसने मेरे भी यहाँ पे बेच दिया, पैसे मेरे अकाउंट में आए, उसका जो कमीशन मैंने वो ले लेगा। तो अगर मेरे भी यहाँ पे मेरे एजेंट ने कोई सामान बेचा है, तो सेल किसका है? किसका? प्रिंसिपल का। और मतलब अगर इसमें यही कह रहा है कि मुझे तो कंसिडरेशन मिला, फिलहाल कंसिडरेशन उसको मिला, एजेंट अपने अकाउंट में लिया होगा या प्रिंसिपल के अकाउंट में आया, या मेरे अकाउंट में आए या ना आए। अब मैं तो, अगर मैं टैक्स अवॉइड करने के लिए तो बोलूंगा भाई ले जा उठा के, वो ले गया बेच दिया। तो यहाँ पे कहता है कि अगर किसी एजेंट ने मेरे बिहाफ पर, किसी एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे अगर कुछ सामान बेचा है, तो वो भी किसकी सप्लाई है? प्रिंसिपल की सप्लाई। इसका वाइस वर्सा, सप्लाई ऑफ गुड्स by an agent to his principal where the agent undertakes to receive such goods on the behalf of principal। अगर कहीं पे उस एजेंट ने मेरे बिहाफ पे कोई सामान परचेज भी कर लिया है या कुछ गुड्स रिसीव कर लिया है, तो वो मेरा रिसीवेंट माना जाएगा, वो रिसीव मैंने किया, वो मेरा सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, मेरे मेरे से उस अभी एजेंट पैसा मेरे को दे या ना दे, कंस्ट्रक्शन बाद में, पैसे बाद में दे, अभी दे, उससे मतलब नहीं है, बट वो क्या माना जाएगा? सप्लाई मेरा माना जाएगा, और मैं लाइबल होऊंगा उसके ऊपर टैक्स पे करना। नेक्स्ट आता है, पढ़ो, एक और पॉइंट बहुत बढ़िया। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अभी जो हमने पढ़ा था वहां पे क्या था? इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन था। यहाँ पे कहता है कि अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है किसी रिलेटेड पर्सन से, इंडिया के बाहर रहता है, वो मेरा रिलेटिव है, उसने कोई सामान मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, तो भी जीएसटी लगेगा। वहां पे जीएसटी नहीं है ना, जरूरी नहीं कि जीएसटी हो, वहां पे उनका अपना टैक्स होगा। इंडिया में अपनी लेबर इतनी सस्ती क्यों है?
बताओ क्वेश्चन में मेरे। इंडिया में लेबर सस्ती है हमारी, पता है नहीं पता ये चीजें? इकोनॉमिक्स में एक रूल पता है, सप्लाई, ये वाला नहीं, इकोनॉमिक्स का। जहाँ में सप्लाई ज्यादा होता है तो उसका अल्टीमेटली प्राइस कम होता है। तो हम अगर किसी देश से कुछ सामान इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पे उसका सप्लाई बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए वो या टेक्नोलॉजी ऐसी होगी जो वो सामान सस्ता बना पा रहे हैं। समझ में आया? इसलिए हम चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। दो चीजें होती है इंपोर्ट करने की रीजन, या तो वहां पे सामान सस्ता मिल रहा होगा, ठीक है, मतलब सस्ता मिल रहा होगा, या तो हमारे यहाँ वो सामान मिल ही नहीं रहा होगा, तभी तो हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि सस्ता मिलता है तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सीधा सीधा उठा के लाने देता है, भाई टैक्स ठोक देता है, कस्टम लगता है उतना अमाउंट का। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन था वहां सामान क्यों मंगवाते हैं, मिल गया। भाई कोई भी अगर रिसोर्सेज है, जैसे हमारे यहाँ जैसे अब किसी किसी स्टेट में देखो धान ज्यादा होता है, किसी किसी स्टेट में हमारा गेहूं ज्यादा होता है। अब जैसे बैंगलोर जैसा सिटी है, वहां पे हमारा टेक्नोलॉजी माना जाता है बैंगलोर जैसी सिटी को, कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी ज्यादा है। ठीक है, तो जहाँ पे जो सप्लाई होगा, उस जहाँ पे जो सप्लाई ज्यादा होगा तो रेट उसके ऑटोमेटिक कम होंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो किसी रिलेटिव से, बिना रोकड़ा दिए हुए, बिना कंसिडरेशन दिए हुए, बिना पैसे दिए हुए, तो भी वो क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। ठीक है जी, आगे चले। अब आता है शेड्यूल 2। उससे पहले हम फिर से अपने वहां पे पहुंच जाते हैं डेफिनेशन पे। ठीक है, 7वें नंबर डेफिनेशन पे जाता, सेक्शन 7 पहुंचो दोबारा। अच्छा, अगला पॉइंट उन्होंने सप्लाई का ही, शेड्यूल 2 का ही बोला हुआ है। ठीक है, तो वही बोल रहा है एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाई इन शेड्यूल, जो है उन्होंने मतलब इसमें ना, इन्होंने ये नहीं बोला, सुनो मेरी बात। सप्लाई अब यहाँ तक आ गया, देखो सप्लाई के केवल 3 क्लॉज थे, यहाँ पे अब आ चुका है सारा, ये तीनों सप्लाई का क्लॉज। अब आप पढ़ लो इसको, दोबारा पढ़ना तो दोबारा पढ़ लो आपने। अब यहाँ तक कुछ पूछना तो पूछ लो। अब आगे सप्लाई नहीं, उन्होंने बताया है कि गुड्स क्या है और सर्विसेज क्या है। और जो शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 किस चीज का है कि ना, जो ना सप्लाई और ना गुड्स है। तो फटाफट ये पढ़ लो, फिर शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 खत्म कर लेंगे। ये लाइन पढ़ो देखो, वेयर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन constitute a supply in accordance with the provisions of subsection 1 का है, पता है? ये सबसेक्शन 1 इसको बोलते हैं, देखो इसको सेक्शन बोलते हैं, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। ठीक है, इसको क्लॉज ए बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कौन सा होगा, फिर ये होगा। क्लॉज बी ये होगा, क्लॉज सी ये होगा, क्लॉज डी डिलीट कर दिया, क्लॉज फिर सेक्शन 1 ए इंट्रोड्यूस किया। सेक्शन 1 ए में ये बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने कुछ हमने सर्विसेज को ऐसा डिसाइड किया है कि कुछ सप्लाई ऑफ सर्विस है, कुछ सप्लाई ऑफ गुड्स है, वो एज इट इज है, उस पर कोई लड़ाई नहीं होने वाली कल को। जो हमने बोल दिया मतलब जो गवर्नमेंट ने बोल दिया बोल दिया, जो लॉ में मेंशन कर दिया मेंशन कर दिया, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है तो है, सप्लाई ऑफ गुड्स है तो है, बात खत्म। ठीक है, तो अब पहुंचते हैं हम, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 एक साथ पढ़ लेंगे, और फिर हमारा सप्लाई का सेक्शन खत्म हो जाएगा, सेक्शन 7 विल बी ओवर। सेक्शन कौन सा पेज पे था, आई थिंक मुझे पेज ध्यान नहीं, किसको ध्यान है, 176 पे होगा। एक्चुअली मेरे में मेंशन है, आप लोगों में नहीं है, मैंने प्रिंट आउट ऐसे निकाल दिया था ना।
बीच के पेजेस में फालतू पेजेस दिए नहीं आप लोगों को, ये जो शेड्यूल टर्म आप समझना है यहाँ पे, कुछ चीजें गुड्स है, कुछ चीजें सर्विसेज है। अब आपका दिमाग ये भी होना चाहिए कि ये पढ़ा क्यों रहे हो, सबसे पहली बात तो ये बताओ क्यों पढ़ा रहे हो। याद करो पहले के जमाने में मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे, रेस्टोरेंट वाला याद है। फिर कंस्ट्रक्शन का भी एग्जांपल दे देता हूँ। कंस्ट्रक्शन में तो सामान भी लगता है, लेबर भी लगता है। बताओ सप्लाई में गुड्स है कि सर्विस है। पहले के जमाने में आधा आधा लगता था, फिर या 60-40 लगता था, या 70-30 लगता था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत सारी, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या डाल दिया, शेड्यूल 2। बात खत्म। पहला बोल रहे ट्रांसफर, पढ़ो। ट्रांसफर, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स इज सप्लाई ऑफ गुड्स। कोई भी अगर गुड्स का आपने टाइटल मतलब मालिकाना हक ट्रांसफर कर दिया तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। मालिकाना हक मतलब मालिक, टाइटल आपने ट्रांसफर कर दिया। अगर आपने टाइटल मतलब बेच दिया यार सीधा, ये बोतल है, क्या लिखा है यहाँ पे, अगर गुड्स का मालिकाना हक बेच दिया, मालिक मतलब कि आज से ये क्या, ये चेयर है या बाहर स्कूटी खड़ी है या कार खड़ी है, उसको मैं बेचूंगा। तो एक तो होता है कि भाई तू ये ले चाबी, जा घूम के आ, 1 महीने के लिए घूम के आ, 1 महीने का रेंटल दे दियो मेरे को, वो क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ राइट। राइट, अभी हक ट्रांसफर कर दिया 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए तेरे पास राइट है, तू मजे मार, बस 1 महीने का मुझे रेंट पे कर दो। वो क्या है, उसको क्या बोलेंगे हम, सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। और अगर तुमने उस स्कूटी को ट्रांसफर कर दिया हमेशा हमेशा के लिए, तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। पहले के जमाने में जब कोई रेंट कैब पे लगाता था ना, तो गवर्नमेंट पूछती थी भाई तुम ये तुम्हारा सेल है कि सर्विस है? अब जाहिर सी बात है, कार दे दिया तुमने उसको चलाने के लिए, तो गुड्स भी था, मैंने तुम्हें चलाने के लिए दिया था ना। तो पहले फिर इस पर लड़ाई होती थी, सेल्स टैक्स वाले बोलते थे हम सेल्स टैक्स लेंगे, सर्विस टैक्स वाले बोलते हैं हम सर्विस टैक्स लेंगे। तो वो प्रॉब्लम थी। तो सर यहाँ पे जीएसटी बोलते हैं भाई रुको मैं बताऊंगा, अगर तुमने मालिकाना ट्रांसफर कर दिया हमेशा हमेशा के लिए, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। लेकिन अगर आपने रेंट पे चढ़ाया है तो वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है जी, कोई वो कहते हैं ना, कोई वो लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, हमने क्लियर कर दिया लॉ में। और ये आजादी के इतने सालों के बाद इतने सारे हर केस लड़ाई होते थे, फिर केस जाता था, फिर कोर्ट में केस पहुंचते थे। तो इन सब चीजों को हटाने के लिए हमेशा हमेशा के लिए सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स। मैंने बेचा है, अपनी स्कूटी बेच दी उठा, क्या, आपने लोगों को बोला होगा, वो दैट इज अ सेपरेट पार्ट। अगर आपने, अगर मान लो मेरे एजेंट ने बेचा है, तो देखो देखो ये सप्लाई तो है, मेरी बात सुनो, सप्लाई तो है। अब अपने पॉइंट बहुत वैलिड पकड़ा है, वहां पे था कि कंसिडरेशन मिले ना मिले सप्लाई है। आप कह रहे सप्लाई के बाद अगर आपको दिक्कत होती है कि कोई चीज गुड्स है कि सर्विसेज है, तो हम बता रहे हैं। क्योंकि आप एचएसएन कोड रेट कैसे लगाओगे, 5%, 12%, 18%, 28% कैसे लगाओगे। पहले तो डिसाइड करो कि गुड्स है कि सर्विस है। गुड्स है तो गुड्स का एचएसएन कोड लगाओ, सर्विस है सर्विस का एचएसएन कोड लगाओ, तभी तो रेट डिसाइड कर पाओगे। तो जहां पे भी एम्बिग्यूटी थी, जहां पे भी प्रॉब्लम था, तो गवर्नमेंट ने खुद बता दिया आगे आते, मैं बताता हूँ कि अगर ये टाइटल ट्रांसफर कर दिया तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, आपने सर्विस केवल राइट ट्रांसफर किया तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कल को आपके अगर मान लो कहीं गलती से किसी ओला उबर में लग गए, वहां पे काम आएगा। नेक्स्ट सी बोल रहा है, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स under an agreement which stipulate that the property in goods shall pass at future date upon the payment of full consideration as agreed, it is a supply of goods। पढ़ो, इसकी हिंदी पता है, मैं बताऊं। गुड मॉर्निंग सर। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ये बोला जाता है पता है क्या, आप बाइक परचेज करके ले आते हो और ईएमआई चलता रहता है, ये उसकी बात कर रहा है। चार, तो ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्या है, गुड्स है।
पहले के जमाने में इसको बोलते थे सर्विस के लिए आप 2 साल के लिए तो दे रखा है, जब तक ईएमआई जाएगी तब तक तो मालिकाना हक तो ट्रांसफर नहीं हुआ ना। आप प्रॉब्लम सब जो गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम क्या थी, अगर किसी ने लोन पे कार परचेज कर लिया या लोन पे फोन परचेज कर लिया, तो अब इसको गुड्स मानोगे सर्विस मानोगे? मालिकाना हक तो ट्रांसफर हुआ नहीं। मालिकाना हक कब ट्रांसफर होगा? जब सारा पैसा दे देगा। समझ रहे हैं आप? तो जब तक सारा पैसा दिया नहीं तब तक तो मालिकाना हक ट्रांसफर ही नहीं हुआ। तो सेल्स टैक्स वाले कहते थे कि गुड्स ट्रांसफर हुआ, सर्विस टैक्स वाले कहते थे कि जब अब तक आपने राइट टाइटल ट्रांसफर नहीं है तो गुड्स ट्रांसफर कैसे हुआ? तो आज दोनों टैक्स लगाओ। तो उस एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए उन्होंने क्या बोला, ये गुड्स है। क्या वो गुड्स है? यस नो? मैं पूछ रहा हूँ क्या गुड्स है? एज पर लॉ तो लगेगा। प्रॉपर्टी गुड्स है? कब है? लीज पे लेते हैं। थोड़ा सा सब्र रखिए, अगला क्लॉज आ रहा है। और अभी भी वो मंथली करती रहती है। थोड़ा सब्र रखिए, आगे आ रहा है। और प्रॉपर्टी भी तो ईएमआई करती है ना। थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि मैंने क्लॉज देख लिया ना। अगला देखो, पढ़ो 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 पढ़ो, ए और बी दोनों पढ़ो। गुड क्वेश्चन पूछते रहा करो, अच्छा लगता है। अगर अगला नहीं होता तो मैं बता देता। टेनेंट, किराएदार, रहने की अलग अलग तरीके बता रखे हैं। इसमें पीजी पूजी कवर होता है। Ultimately, land and building, any lease, tenancy, easement, license to occupy land is a supply of service. ठीक है। दूसरा, any lease or letting out the building, including the commercial, industrial or residential complex for a business or commercial, either wholly or partly, is also supply of services. समझ में आ गया? इन शॉर्ट ये दोनों क्लॉज ये बोल रहा है कि अगर आपने, अभी आपका आया नहीं है क्लॉज, जो आपका क्वेश्चन था वो नहीं आया। सॉरी, आई थिंक वो पांचवा क्लॉज, आई थिंक पांचवा क्लॉज है जो आपको वाला है। एक तो आ गया। Second, any lease or letting out the building, including the commercial, industrial, residential complex for the business or commerce, either wholly or partly, the supply of services. बताओ। देखो, कोई भी लीज के लिए दे रहे हो, लेटिंग आउट मतलब टेनेंसी के लिए दे रहे हो ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का लीज दे रहे हो, लीज समझते हो? 11 महीने से ज्यादा के लिए जो रेंटल होता है उसको लीज बोलते हैं। नॉर्मल 5 साल के लिए होता है, जैसे हमने इसका 5 साल का लीज ले रखा है इस पूरे का। ठीक है, 5 साल तक हमें कोई नहीं ला सकता। हमने एग्रीमेंट बना रखा है, अगर हिलाओगे तो हमें जो नुकसान होगा तुम दो। हमने यहाँ पे गुडविल क्रिएट कर ली है, सबको पता है यहाँ पे सीए फॉर्म है। बंदा सीधे दौड़ा हुआ आता है बेसमेंट में, हाँ जी सीए साहब ये कर दो। यहाँ पे कोई और, मैं गया कोई और सीए आ गया तो गुडविल तो उसकी क्रिएट हो जाएगी ना। फिर पता नहीं, यहाँ तो इनमें से किसी ने बोला था वहाँ पे नितेश सर ट्यूशन पढ़ाते हैं, नाम क्या है पता नहीं, लेकिन सेक्शन प्लॉट 65 बेसमेंट में बैठ के पढ़ाते हैं। मैं, मेरे को भगा दिया, यहाँ पे कोई ट्यूशन टीचर आ गया, वो तो नितेश सर के चक्कर में वो पढ़ा रहा है, गुडविल गई मेरी। तो लीज नॉर्मली लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए ले लो। ठीक है, अब बताओ। तो कोई भी लीज दे रहे हो, कोई भी प्रॉपर्टी को लेटिंग आउट कर रहे हो, बिल्डिंग को, या कमर्शियल कर रहे हो या पर्सनल के लिए कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, बिजनेस के लिए कर रहे हो, ठीक है, आइदर होली या पार्टली, तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अब ये नहीं बोलो बिल्डिंग उठा के दे दिया उसको, जगह दिया है तो जगह सप्लाई ऑफ सर्विस है। पहले के जमाने में शायद ऐसा होता, मुझे नहीं पता इस पे, शायद ऐसा भाई ने अपने पूरी बिल्डिंग दे दी तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। चलो, मे भी ऐसा हुआ होगा तभी उन्होंने लिखा है ना इसमें। पहला वाला भी क्लियर है। अगर लैंड का भी राइट है, जैसे फार्मर्स नहीं हो गए, खेती वेती करने के लिए दे दिया गया। ठीक है, तो खेती वेती वाला जो पार्ट है डेट वाइज आउट ऑफ एग्जेम्पशन सर्विसेज में, उस पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन नॉर्मली क्या आजकल क्या हो गया है, अपने लैंड को दे देते हैं इसको अमेजन फ्लिपकार्ट वालों को। सुनो बताता हूँ मैं, बड़ी अच्छी कहानी है, कुछ दिन पहले सीखने को मिली मेरे को। अमेजन फ्लिपकार्ट वालों को वो चाहिए था ना अपने वेयर हाउस के लिए, अपना लैंड पकड़ा देते भाई ले। अब उससे पैसा आएगा, लाखों रुपए महीना आता है। वो क्या करते हैं, अलग अलग वो बना देते हैं अपना, बड़े बड़े से ट्रक जैसे वो जगह, उसमें अपना सामान रखना शुरू कर देते हैं। तो अगर वो रेंटल देगा तो वो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ठीक है,
कोई दिक्कत? मतलब एक वो warehouse- देखो ये ऊपर वाला क्लॉज खाली लैंड की बात कर रहा है और नीचे वाला क्लॉज बिल्डिंग की बात कर रहा है जिसमें हमने बना के दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चले, नेक्स्ट क्लॉज पढ़ो। ट्रीटमेंट और प्रोसेस, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स इज सप्लाई ऑफ सर्विस। पढ़ो, इसका मतलब समझ में आया तो बता देना। चलो 2 मिनट देता हूँ तो। स्टॉप है, जब से अभी हम ट्रीटमेंट और प्रोसेस का कर इससे पहले ये था रहे हैं। ट्रीटमेंट और प्रोसेस में एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स इज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सबसे पहले मैंने अभी जो एग्जांपल दिया न्यूट्रल चक्कर में चला गया, बट अगेन यही है कि अगर किसी और के गुड्स पे अगर सेकेंड पर्सन कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस करता है, मतलब अभी मैंने जो एग्जांपल दिया प्रिंटिंग करा देता है, तो वो क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसे जॉब वर्क भी कहा जाता है। आगे जब आप पढ़ोगे ना जॉब वर्क कि गुड्स का मालिक कोई और होता है, उसमें वर्क कोई और कर रहा होता है। ठीक है, अभी आपको समझ आने की क्या चीज है कि ये क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, वेयर गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज और ऑफ बाय अंडर द डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग द बिजनेस। मतलब ये कह रहा है कि जो बिजनेस है, किसी भी कंपनी का जो बिजनेस है, बिजनेस के जो एसेट्स होते हैं या गुड्स होते हैं, गुड्स मतलब आपके नॉर्मल गुड्स हो गए, कैपिटल गुड्स भी होते हैं, अगर जो कंपनी के मालिक के डायरेक्शन पे उसको क्या कर दिया हमने? डिस्पोज कर दिया। डिस्पोज मतलब खत्म कर दिया, गाड़ दिया। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज। अगर गुड्स का दफना है तो गुड्स कहलाएगा, सीधी सी बात है। सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब नॉर्मली कई बार क्या होता है, मेरी बात सुनो, जो बिजनेस का एसेट्स होता है कई बार खराब हो गया, टूट गया, फूट गया, तो मैंने यही बोला था ना कि अगर बिजनेस का एसेट्स अगर आप लोग किसी भी तरीके से डिस्पोज ऑफ करते हो, आपको कंसिडरेशन मिला हो या कंसिडरेशन नहीं मिला हो, कंसिडरेशन मिला हो या कंसिडरेशन नहीं मिला हो, किसी भी तरीके से बिजनेस एसेट्स को आप डिस्पोज ऑफ कर देते हो, तो वो आपका सप्लाई है, और सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई भी बिजनेस एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, गुड्स माना जाएगा? तो उन्होंने बोला कि गुड्स माना जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट लाइन पढ़ो। वेयर बाई अंडर द डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस गुड्स हेल्ड और यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस आर पुट टू एनी प्राइवेट यूज। जो कह रहा है वेयर बाई और अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए पर्सन कैरिंग अ बिजनेस, मतलब कंपनी का जो डायरेक्टर वगैरह हो गया जो बिजनेस कैरी कर रहा है। ठीक है, वेयर बाई और अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए पर्सन कैरिंग अ बिजनेस गुड्स हेल्ड और used for the purpose of business are put to any private use as supply of services। बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? कंपनी के मालिक ने बिजनेस के पैसे से कार परचेज कर लिए, उस कार को एक कार दे दी अपनी बीवी को, एक कार दे दी अपने बेटी को, एक कार दे दी अपने बच्चे को। बिजनेस कार किसका? ये बिजनेस का। अगर ये पर्सनल प्राइवेट यूज के लिए हो रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है, साफ बोला है प्राइवेट यूज या फॉर एनी पर्पस अदर देन अ पर्पस ऑफ बिजनेस। अगर आप बिजनेस का एसेट्स प्राइवेट यूटिलाइज करते हो तो दैट विल बी अ सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हो तो गुड्स माना जाएगा, लेकिन अभी यूज चल रहा है तो क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, और सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो सर्विस वाला रूल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। वेयर एनी पर्सन सीज मतलब होता खत्म होना, सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। अभी एग्जांपल देता हूं। एनी गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस carried on by him shall be deemed to be supplied by him in the course and furtherance of business immediately before the cease to the business। एक बात बताओ, कोई भी बिजनेस चलता है बंद हो गया,
आप लोग ने कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हो, गोइंग कंसर्न का जंक्शन पता क्या होता है? हम तो ये मान के चलते हैं ना बिजनेस हमेशा तक चलता रहेगा। आपने क्या किया, आज एसी परचेज किया 60,000 का, 10,000 का आईटी से ले लिया, अगले दिन बिजनेस बंद। गवर्नमेंट कहता है यार तुमने आईटी से ले लिया, इसका अवेल कर लिया तुमने तो अगर आपने बिजनेस सीज हो गया, बंद हो गया ना, तो उस केस में अगर आपने बिजनेस बेच दिया है तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ध्यान रखना, आपको उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मान करके टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चले। मतलब अल्टीमेटली अगर कोई एसेट्स लेकर के आपने सोचा कि मैं बंद कर देता हूँ बिजनेस, बंद करके भाग जाता हूँ, तो ऐसा नहीं मानता। ठीक है, आपको टैक्स उसके ऊपर पे करना पड़ेगा। आगे बढ़ो, आपने आगे जो भी आपका क्वेश्चन था ना, गुड्स वाला, प्रॉपर्टी वाला, लैंड वाला, बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे, पढ़ो। तो वही बोल रहा हूँ, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये दोनों सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। ठीक है, पहला रेंटिंग ऑफ इमोलर प्रॉपर्टी। इमोलर प्रॉपर्टी अगर आप रेंट पे लगाते हो तो क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लाइन में पढ़ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ, इंक्लूडिंग ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल के लिए, wholly or partly, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate। कह रहा है एक्सेप्ट एंटायर कंसिडरेशन, सारा कंसिडरेशन मुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद मिला हो। दोबारा बोल रहा हूं, समझने आते। कह रहा है कि ये जो है ना, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा अगर कोई भी, यहाँ पे एक्सेप्ट बोल दिया है, उन्होंने बोला एक्सेप्ट एंटायर कंसिडरेशन, अगर मुझे पूरा का पूरा कंसिडर, सपोज करो एक डीएलए का वो बन रहा है, फ्लैट बन रहा है बाहर, ये जैसे पूरी बिल्डिंग बनी होगी, इस पूरी बिल्डिंग एक कॉम्प्लेक्स हो गया, सारे इसमें कमर्शियल रेंट वाले बंदे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर ये सपोज करो फर्स्ट फ्लोर हम परचेज करना चाहते थे, तो ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले अगर मैंने 1 रुपए भी दिया होता ना उस ऑनर को, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो आज इस वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर मान लो 1 करोड़ रुपए है, तो 1 करोड़ रुपए मुझे टैक्स पे करना होता, जीएसटी पे करना। अभी मैंने बताया था ना कि लैंड बाहर होता है, लेकिन मैंने बोला था उस दिन की एक्सेप्शन है इसके। अगर 1 रुपए भी आपने पहले दे दिया, नॉर्मली क्या होता है, आप लोग डीएलएफ से परचेज करना है या जितने भी बड़े बड़े बिल्डर से परचेज करना, वो बोलते हैं आज से 5 साल के बाद पैसे हम आपको वो दे देंगे, 5 साल के बाद बनाकर फ्लैट दे देंगे, कॉम्प्लेक्स दे देंगे, आप मुझे एडवांस दो। फिर आपसे वो जीएसटी भी चार्ज करते होंगे, देखना अपने इनवॉइसेस पे। अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद कोई भी लैंड बिल्डिंग परचेज कर रहे हो, तो फिर उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले अगर 1 रुपए भी आपसे बिल्डर ले लेता है, तो वो क्या होगा? सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और मान लो खुद आप ही बिल्डर हो, सपोज आप बिल्डर हो, तो वो तो जीएसटी ही नहीं है। क्या ये मूवेबल प्रॉपर्टी है? कौन सी प्रॉपर्टी है? क्योंकि उन्होंने ये बता दिया कि कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट से पहले सर्विस है। आपने उसको अपने ऑर्डर दिया है कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरे घर के सामने से वो दिखना चाहिए, क्या बोलते हैं, समुद्र दिखना चाहिए, ऐसी जगह खिड़की लगा, ऐसी जगह किचन से सूर्य भगवान दिखना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट ये माना गया कि अगर आप कंप्लीशन से पहले कुछ भी पैसे दे रहे हो ना, तो वो आपका ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत पिछले लॉ में बहुत एम्बिग्यूटी था, ये गुड्स माना जाए सर्विस माना जाए, तो पहले दोनों चार्ज करते थे। फ्रॉम जीएसटी एंगल आपको फायदा है, बट एक नुकसान भी है। अगर आप इंडेक्सेशन पढ़ते हो, इंडेक्सेशन समझते हो, आज मेरी 1 लाख की वैल्यू 1 लाख रुपए है, क्या आज से 5 साल बाद 1 लाख की वैल्यू रहेगी? वो तो 60-70 बच जाएगी। तो इसीलिए जो बिल्डर होते हैं बोलते हैं ना, वो आपको वो झांसा दिखाते हैं। आप एक काम करो, जब ये बनकर तैयार होगा तो ये 2 करोड़ रुपए का होगा, 3 करोड़ का होगा, आप अभी बुकिंग करा लो, हम आपको 1 करोड़ 80 में बुकिंग कर देते हैं। तब एक बात बताओ, 1 करोड़ 80 लाख रुपए तुम आज उसको दे दोगे, या उसका कुछ परसेंटेज दे दोगे, बाहर जब वो पैसे लेने जाएगा 5 साल के लिए, उस पर अगर वो लोन लेगा 5 साल के लिए, अगर आज जो बनाना स्टार्ट करता है वो लोन लेगा, बाहर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है?
12 से 14%। तो अगर 1 करोड़ रुपए लोन लेगा और 14 लाख रुपए हर साल पे करेगा, तो 5 साल के बाद ये तैयार होगा, और 5 साल के बाद तैयार होकर जब बिकेगा, तब तक तो वो 1 करोड़ रुपए 14, 25, 70% तो इंटरेस्ट पे कर चुका होगा। समझ में आया? तो रिकवरी कहाँ से करेगा? तो इसीलिए बनी बनाई जो बिल्डिंग्स होती है वो महंगी होती है, और जो इनका कंस्ट्रक्शन वाले काम होती है, क्योंकि हमने पैसे पहले दे दिए उसको। वो पहले पैसे दे दिए तो बंदा लोन लेकर के नहीं बनाएगा ना। या हमेशा टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है। अगर वो 1 करोड़ रुपए अपने बिल्डिंग में लगा रहा है, उससे अच्छा कहीं इन्वेस्टमेंट कर देगा, तो उसको वो इंटरेस्ट मिलता। तो अल्टीमेटली इसलिए कंस्ट्रक्शन वाली चीजें सस्ती मिलती है और बनी बनाई चीजें महंगी मिलती है। ठीक है, ये जो कहानी थी ये आउट ऑफ द जीएसटी। आगे चलते हैं। अच्छा, इन्होंने ना उसकी मीनिंग बताई हुई है कि कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, इंजीनियर का मतलब क्या होता है, ये बताओ। आगे चलते हैं। ये मतलब उसके बारे में बता रखा है उन्होंने, इंजीनियर्स वगैरह के बारे में बताया हुआ है, मतलब ये डेफिनेशन दे रखा है। पढ़ लेना, काम का नहीं है, अभी नहीं है काम का। फिर कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या बताया है उन्होंने, देखो। टेम्पररी ट्रांसफर है, परमिटिंग द यूज और इंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। डेवलपमेंट करना, डिजाइन करना, प्रोग्रामिंग करना, कमीशनिंग करना, अडॉप्शन करना, अपग्रेडेशन करना, इन्वेस्टमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन करना। ये सब बोला गया है उसको, किसके बारे में? कंस्ट्रक्शन का मतलब बताया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चलते हैं, पढ़ो। कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई, द फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई शैल बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कंपोजिट सप्लाई मतलब पता है क्या होता है? अभी सेक्शन 8 पढ़ेंगे, सेक्शन 7 तो पढ़ चुके, सेक्शन 8 पढ़ेंगे और 9 पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा तुम्हें क्या होता है। कंपोजिट सप्लाई मतलब पता है क्या होता है? लाइक लैपटॉप एंड चार्जर, फोन एंड चार्जर, क्या मैं इसको अलग अलग बेच सकता हूँ? यस, आंसर इज यस। लेकिन हमें फिर भी एक साथ मिलता है एट द टाइम ऑफ न्यू परचेज। ये कंपोजिट सप्लाई है। ठीक है, मिक्स सप्लाई होता है, पता है क्या? देखो, दोनों भाई भाई होते हैं, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई अभी सबको मिलेंगे, सारी लड़कियां यहाँ पे। अभी राखी में वो अलग अलग पैकेट्स बना के बेचे जाते हैं, उसमें चिप्स भी होगा, उसमें किटकैट भी होगा, होते हैं ना, बकेट जो तैयार किए जा रहे हैं। तो जिस चीज को जबरदस्ती बनाया गया, जबरदस्ती रख दिया जाता है। जैसे तुम लोग कभी देखोगे शर्ट के साथ मिठाई फ्री, एक हाइपोथेटिकल, मतलब जिस चीज को जबरदस्ती जोड़ा बना दिया गया, दैट इज कॉल्ड मिक्स सप्लाई। हाँ, तो वो मिक्स सप्लाई है। लेकिन इसका लॉजिक है, जैसे ये कंप्यूटर के साथ चार्जर, लॉजिक है। ठीक है, टीकेसी एकेडमी में 3 सब्जेक्ट के साथ 1 सब्जेक्ट फ्री, लॉजिक है। ठीक है, तो उस केस में कंपोजिट सप्लाई होता है, कंपोजिट सप्लाई के भी डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी समझ लो, जो कंपोजिट सप्लाई जितने भी होते हैं, वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट, आई मैंने एग्जांपल दिया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कंस्ट्रक्शन कराते हो, तो कंस्ट्रक्शन जब करवाते हो तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है। कोई दीवार बनवानी है, आपने बंदा पकड़ के लाया, बोला वो दीवार दीवार बना। ठीक है, अब उस कॉन्ट्रैक्टर को बोला दीवार बना के दे मेरे को, तो वो जीएसटी में कवर होता है। दीवार बनाएगा तो भाई ईंट भी लगेगी, रोड़ी भी लगेगी, सीमेंट भी लगेगा और बंदा भी लगेगा। तो सेल्स पहले के जमाने में क्या था कि भाई ये दीवार बनाया तो इसके अंदर ना तुम गुड्स गुड वो बना के दोगे, सेल्स टैक्स के अंदर इसमें टैक्स पे करो। और जो लेबर था वो कहते थे कि नहीं ये तो सप्लाई होता, तो वो सर्विस टैक्स मांगते थे। बट जीएसटी में क्या बोला कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो होगा ना, वो क्या है तुम्हारा? सप्लाई ऑफ सर्विस है। सर्विसेज का एचएसएन कोड लगाओ और टैक्स भी वही लगेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट है सप्लाई बाय वे ऑफ एज ए पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन द मैनर व्हाटएवर कॉल्ड गुड्स बिग फूड। ये रेस्टोरेंट वाली सर्विसेज है, रेस्टोरेंट वाली सर्विसेज, वट एवर द जो भी रेस्टोरेंट की सर्विसेज है वो भी क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस है। सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ सर्विस। रेस्टोरेंट की सर्विसेज जितनी भी है क्या है वो? सर्विस, गुड्स नहीं है। हाँ जी, फूड। ठीक है, वो इसी चीज को एम्बिग्यूटी कराने तो जीएसटी आया। ये बर्गर में आलू है, वो तो गुड्स है। जो बंदा खड़े होकर सर्व कर रहा है वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो 60/40 पे करो, 60/40 पे करो तो जो सेल्स टैक्स वाले को आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर सर्विस का है तो सर्विस वाले को सेल्स टैक्स आईटीसी नहीं मिलता था, अब क्या है? दोनों को आईटीसी मिलता है।
ठीक है, लास्ट आई थिंक, लास्ट देख लेते हैं। Supply of goods, the following shall be treated as supply of goods, namely supply of goods by way of unincorporated association or body of person to a member there of for cash, deferred payment or other valuable consideration। ये आपके सोसाइटी वाले बंदे कवर हो गए। तारक मेहता में जो है, एक मिनट सेक्रेटरी, supply of goods by any incorporated association or body of persons to a member, अपने मेंबर को कोई गुड्स सप्लाई कर देना, और अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, बंदे इकट्ठे होकर के अपने अपने ही मेंबर्स को पैसे ट्रांसफर करना या गुड्स ट्रांसफर करना, उसको भी कवर कर रहे हैं कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, सर्विस नहीं माना जाएगा। कहता था ना कि मैं एक सेक्रेटरी में तो सर्विस दे रहा हूँ, नहीं, अगर कोई गुड्स उठा के पकड़ा दिया, उसको बेच दिया, भाई ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, पैसे पे करो उसके अंदर, सर्विस नहीं है। सर्विस उस पे बोला ना कि मैं तो इसका सोसाइटी का सेक्रेटरी इस बिहाफ पे मैं काम कर रहा हूँ, नहीं, अगर आपने गुड्स बेचा है, गुड्स गुड्स का एक्ट लगेगा। ठीक है, तो ये शेड्यूल 2 था। शेड्यूल 2 में जो बहुत सारी एम्बिग्यूटी थी उसको शांत किया गया, और साफ साफ गवर्नमेंट ने बता दिया कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अगर टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर किया है तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, अगर राइट ऑफ गुड्स ट्रांसफर किया है तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अगर आपने रेंट पे बिल्डिंग चढ़ा दी है, रेंट पे, लीज पे, तो वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अगर आपने कोई रेस्टोरेंट की सर्विस की है, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अगर आप कंस्ट्रक्शन से पहले 1 रुपया भी दे देते हो तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे सप्लाई शेड्यूल 3, ये भी खत्म करा दे तो ज्यादा नहीं है, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट 5 मिनट तो बस। ये वो सप्लाई है जो कि जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। जैसे देखो, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, इसमें जीएसटी लगता है। जैसे आपको सैलरी मिलती है, मुझे सैलरी मिलती है, तो मेरी इनकम है, तो वो ऑन द कैपेसिटी ऑफ क्या मिलता है, सैलरी, ऑन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप पे मेरे को मिलता है। अगर मैं जैसे प्रोफेशनल, मुझे पेमेंट मिले प्रोफेशनल जजमेंट पे और वो 20 लाख क्रॉस हो जाए, तो फिर सप्लाई माना जाएगा। बट अगर कोई भी कंपनी में जो एम्प्लॉय होता है उस पर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, आगे चले। कोर्ट का जो जज होता है, सर्विस बाय एनी कोर्ट ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर द लॉ ऑफ टाइम इन, जो कोर्ट और ट्राइब्यूनल जो सर्विस देता है आप जनता को या किसी को भी, किसको सर्विस देता है, कोर्ट और ट्राइब्यूनल सर्विसेज तो देती है ना यार। अल्टीमेटली किसी का केस सॉल्व कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व, सर्विस तो देगी रहेगी ना, बट वो भी क्या है, उस पर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, अब आगे पढ़ो। ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्युनिसिपल, ये सब जो सर्विसेज देते हैं ना, कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, अब ये देखो, ये शमशान घाट की सर्विसेज, बंदा निपट गया है तो कह रहे हैं उस पर भी सर्विस नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद सेल ऑफ लैंड, क्लॉज 5B पैराग्राफ शेड्यूल 3, सेल ऑफ बिल्डिंग, ये भी हमारा जीएसटी नहीं लगता। सेल ऑफ लैंड पे भी जीएसटी लगता है और सेल ऑफ बिल्डिंग पे भी जीएसटी लगता है। ठीक है, लेकिन देखो ना, सब्जेक्टेड टू बोल दिया क्लॉज बी, मतलब कि अगर उसने 1 रुपया भी पहले ले लिया है तो फिर जीएसटी लगेगा। ठीक है, लास्ट एक्सटर्नल क्लेम्स, मैंने बताया था, जो लॉटरी वॉटरी वाला जो होता है ना, गैम्बलिंग वगैरह जो होता है, उसका बेचना, जो टिकट बेचना, इज ए पार्ट ऑफ आपका सर्विस। लेकिन किसी को अचानक से जीत गया लॉटरी, अचानक से लॉटरी जीत गया, मैंने 1 करोड़ का अगर लॉटरी जीत गया हूँ, तो मुझे उसमें जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, इनकम टैक्स लगेगा ना, जीएसटी पे। मान लो मैं सैलरीड पर्सन हूँ आज, मैं आज इसमें क्या बोलते हैं, ये क्या तुम्हारा ड्रीम 11 है, ठीक है, वैसे मैं लगाता हूँ, जस्ट एक बात बोल रहा हूँ, इसमें मैंने पैसे 49 रुपये लगाया जाता है और लोग करोड़पति, एडवर्टाइजमेंट देखना, कहते हैं ना 49 रुपये लगाओ करोड़पति बन जाओ। तो अगर वो करोड़पति बन गया तो 20 लाख क्रॉस हो गया, 40 लाख क्रॉस, क्या वो जीएसटी में आ गया, नहीं, इनकम टैक्स, उसके उनका में तो टैक्स लगेगा, बट क्या मेरी देखो, मेरी इनकम तो हो गई ना, तो क्या जीएसटी लगेगा, नहीं, वो इस क्लॉज से बाहर है। ठीक है, ये देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी क्या होता है, भारत के बाहर, टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंट्रिंग इंटू इंडिया। अभी आप पूछ रहे थे ना, आपकी बहन दुबई में जॉब करती है, काम करती है, वो इंडिया में नहीं है ना, इस क्लॉज से बाहर हो गई। अगर आप भी, इस क्लॉज को ढूंढने में हमें ना 2 दिन लगे थे, फिर बाद में लॉ में अमेंडमेंट आ गई, शायद हमें कुछ काम मिला था,
उसमें ये था कि एक बंदे को एक जगह सामान लेकर के दूसरी जगह से पहुंचाना था, शायद एक कंट्री से दूसरे कंट्री, बट इंडिया में नहीं आना था। तो क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होता कि नहीं होता? तो उस टाइम हमने एक नोटिफिकेशन था, पढ़ के निकाला, 2 दिन लगे थे ढूंढने में, बहुत दिन रात लगा के पढ़े। फिर बाद में कुछ साल के बाद ये इसमें एंटर कर दिया उन्होंने। क्योंकि हमें प्रॉब्लम आई थी, किसी और को प्रॉब्लम आती है। मतलब कोई भी गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, और इंडिया में नहीं आ रहा, तो वो भी, उसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन। ये वेयर हाउस गुड्स कौन सा था पता? कस्टम वाले की बात कर रहा हूँ। कस्टम में सामान रखा हुआ है और तुमने वहीं से वहीं बाहर भेज दिया किसी को, ठीक है, तो उसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया होता है। खत्म। आपका एक डेफिनेशन सप्लाई का था, वो अब जाए खत्म हुआ है। ठीक है जी। तो आपका सेक्शन 7 सप्लाई ऑफ, सॉरी, स्कोप ऑफ सप्लाई, स्कोप ऑफ सप्लाई आपका खत्म हो गया। इसके अंदर सबसे पहली बात है, कोई भी चीज को जीएसटी लगाने के लिए, अब मैं समराइज कर देता हूँ, ध्यान रखना। कोई भी चीज को जीएसटी कब लगता है? जब वो सप्लाई होता है। सप्लाई किस चीज की? गुड्स की और सर्विसेज की। गुड्स की डेफिनेशन बताया मैंने। गुड्स क्या होता है? गुड्स एवरीथिंग एनी काइंड एक्सेप्ट इमोबल प्रॉपर्टी, एक्सेप्ट मनी, एक्सेप्ट शेयर एंड सिक्योरिटीज। बट जो आपका जो ग्रोइंग क्रॉप्स होता है वो गुड्स है। घास जो होता है वो आपका गुड्स है, बट बेचने से पहले उसको काट के बेचो। यही बोला था डेफिनेशन में। सर्विस मतलब होता है एनी काइंड ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट गुड्स, मनी, आपका सिक्योरिटी एंड शेयर्स। बट अगर आप मनी को बेचने के लिए, अगर मान लो 100 रुपए का नोट लेने के लिए डिनोमिनेशन में चेंजेस करते हो, मुझे डॉलर की बजाय यूरो दे दो, यूरो की बजाय मनी दे दो, उस चीज के लिए जो कंसिडरेशन पे करते हो, जो कमीशन पे करते हो, तो वो सर्विस है, उस पर भी आपका जीएसटी लगेगा। उसने उसके बाद इन्होंने बोला कि कंसिडरेशन होना चाहिए। सबसे पहली बात, क्या गुड्स है और सर्विस है तो जीएसटी लग जाएगा? नहीं, कंसिडरेशन होना चाहिए। और कंसिडरेशन की डेफिनेशन बताया था कि अगर कोई भी इंसान उसका आपको पैसे देता है, या खुद देता है या किसी थर्ड पर्सन के द्वारा दिलाता है, ठीक है, कुछ करने के लिए भी और कुछ ना करने के लिए भी, अगर पैसे मिल रहे हैं सप्लाई के बदले, कंसिडरेशन मिल रहा है, तो कंसिडरेशन है एक्सेप्ट स्टेट गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिलती है और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिलती है, वो हमारा कंसिडरेशन नहीं है, और कंसिडरेशन नहीं तो सप्लाई नहीं। ठीक है। उसके बाद एक एडवांस वाली फिगर है, एडवांस मिलता है उसको जीएसटी नहीं लगता, अनलेस की वो यूटिलाइज ना किया जाए अगेंस्ट कंसिडरेशन। उसके बाद हमने सेकंड क्लॉज पढ़ा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विथ कंसिडरेशन फॉर द, क्या बोलता है उसमें, कि बिजनेस के लिए हो या ना हो। मतलब कि अगर आपने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है कंसिडरेशन के साथ, बिजनेस के लिए हो या बिजनेस के लिए नहीं हो, तो आपका जीएसटी लगे, सप्लाई है। ठीक है। उसके बाद हमने शेड्यूल थर्ड पढ़ा, और देन शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 पढ़ा। शेड्यूल 1 वो था कि जहां पे आपका कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी जीएसटी, फिर भी सप्लाई है। शेड्यूल 2 था कि उन्होंने सप्लाई ऑफ सर्विसेज बताई, सप्लाई ऑफ गुड्स बताया। और शेड्यूल 3 क्या था कि उन्होंने सप्लाई होते हुए उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। ये था आपका सप्लाई। ठीक है। होप आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन पूछिए एज मच एज पॉसिबल। ठीक है। लेकिन ये एक बात बता दूं, अगर आप किसी कंपनी में अकाउंट्स का जॉब करने जा रहे हैं, तो नॉर्मली इतनी चीजें किसी अकाउंटेंट को भी नहीं पता। उसको तो पता है सेल का बिल, परचेज का बिल चढ़ा देना, कैसे सेल का बिल चढ़ाना है, कैसे परचेज का बिल, कैसे जीएसटीआर फाइल करना है, कैसे जीएसटी 3 फाइल करना है, वो उसको सब आता होगा, बट ये चीजें नहीं आता। अगर ये चीजें आप लोगों को आता है, तो आपके करियर में एक अच्छा वो, अभी जस्ट हम क्लास की शुरुआत में हम जो पढ़ रहे थे रिव्यू, उसमें से कुछ रिव्यू ऐसे वाले बंदे भी थे जो अपने करियर में विदाउट, उनके पास डिग्री नहीं है, प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, बट ही इज ऑल्सो गेटिंग हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। उनका करियर सेट है। क्यों? क्योंकि उनको काम भी आता है, उनको चीजें पता है। आप हम लोग ना स्टूडेंट लाइफ में हम ये चीजें नहीं पूछते, हम ये कभी पूछते ही नहीं। हम, आप सर कह रहे हैं तो समझ लेंगे, होता होगा, क्यों होता होगा यार? लॉजिक बताओ सर। आज आप लोगों को मैंने कई चीज पढ़ाया है, मैं बोल दिया तो हाँ हो गया? नहीं, पूछो। आप ये जो हमेशा कंफ्यूज बंदा रहता है ना, वही आगे सब बोलता है, ध्यान रखना।
पूछना सीखो, हर चीज का लॉजिक होता है, हर चीज का बेस होता है। नितेश सर ने कहा था, नितेश सर तो आज से 2 महीने बाद चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सेल्फ डिपेंडेंट बनना सीखो, कि अगर कोई चीजें कहाँ लिखा था, लॉ में लिखा हुआ है, लॉ ये यही सर वो रही है, कल को केस लगेगा, कल को नोटिस आएगा, हम यही से पढ़ के बताते हैं कि सर लॉ में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखा करो, क्वेश्चंस पूछा करो, क्लास स्टार्ट होने से पहले भी बोलता हूँ, एनी क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस वही वही पूछता है जो घर से पढ़ के आता है, नहीं पढ़ के आया तो उसका तो सब ऑल क्लियर होता है। ठीक है, तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछोगे उतने ज्यादा को प्रैक्टिकल तो सीख जाओगे, नॉट अ बिग डील। अभी R1 की डेट आएगी 30 तारीख को, R1 फाइल करना 10 तारीख को R1 फाइल करना सिखा दूंगा, उसके आसपास की जो क्लास होगी, थ्री भी सिखा दूंगा, टू भी रिकंसिलेशन करना सिखा दूंगा, रिटर्न रजिस्ट्रेशन होते रहते हैं वो करना सिखा दूंगा। बट क्यों कर रहे हो वो भी बताना चाहिए। जब आपको क्यों पता होगा ना, तब आप अपने करियर में ना बहुत अच्छे से ग्रो करोगे। तो मैं केवल इस करियर की बात नहीं कर रहा, कल को आप लोग कोई भी लोग किसी फील्ड में जा सकते हो, कोई अकाउंट्स में जा सकता है, कोई कल को गवर्नमेंट जॉब लग गया तो उस करियर में जा सकता है। लेकिन करियर में चार चांद लगाने के लिए ना, ये जो एटीट्यूड होता है ना, क्यों वाला एटीट्यूड, वो होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं।